Good evening, everyone. Once again, welcome back to our जेई मैथ्स क्लासेस। सो बच्चों, ये हमारा थ्योरी रिवीजन सेशन है। इसके अंदर हम लोग थ्योरीज को रिवाइज कर रहे थे। आज का जो सेशन है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है? वो है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज 19 सेशन ऑन द थ्योरी रिवीजन, सेशन नंबर 19। यदि आपने हमारे 18 लेक्चर्स नहीं देखे थ्योरी रिवीजन के, थ्योरी रिवीजन सेशंस आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट रिवीजन की, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से थियोरेटिकल पार्ट होता है, और साथ में इसमें कुछ एग्जांपल्स या कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर चैप्टर फटाफट से रिवाइज हो जाए। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग नोट्स मल्टीपल टाइम्स वी फील बोर, है ना, नोट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो बेटर क्या है कि एक ऑडियो और प्लस वीडियो विजुअलाइजेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। रिवाइज करने का एक बेटर मीडियम होता है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है उससे जेई मेन के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, ये आपको मैं बता दूं कि जेई मेन से एक क्वेश्चन आता है। अब बच्चों क्या होता है कि ये चैप्टर जो होता है ना, काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि नहीं सर, जो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है ये तो वास्तविकता में सर थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। क्या चैप्टर है? डिफिकल्ट चैप्टर है। तो सर इसका कोई तरीका जल्दी से इसको फास्ट रिवाइज करने का? तो बेटा देखो, जेई मेन के अंदर देखो क्या है कि कोई भी चैप्टर जो होता है ना, वो पूरा डिफिकल्ट नहीं होता है। उसके कुछ पोर्शन आसान होते हैं, कुछ पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन अच्छी खास बात क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से जेई मेन के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आसान पार्ट से आता है। मतलब आपको अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जेई मेन के, तो आप बोलोगे नहीं सर, यदि ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम तो पक्का क्वेश्चन कर देंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना, वो जनरल एक्सपेंशन से आता है कि बाइनोमियल की जो जनरल टर्म होती है ना, उसको डील करना आना चाहिए। यदि आपने जनरल टर्म को डील करना सीख लिया ना, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। मतलब 95% चांसेस हैं कि जनरल टर्म से क्वेश्चन आता है बाइनोमियल में। जनरल टर्म से जो सीरीज वाला पार्ट हो गया है ना, वो सब जो पार्ट है ना आगे वाला सीरीज वाला, और मल्टीनोमियल थ्योरम हो गया, वो 5% चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। 95% चांस है कि आपका जनरल टर्म से क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, जनरल टर्म ही सीखनी है केवल बाइनोमियल के अंदर हमें। चलो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा देखो, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म होंगे, और दो टर्म की फिर हम एक्सपेंशन के बारे में बातचीत करेंगे, दो टर्म्स की, है ना। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? इट हेल्प्स एक्सपेंड द बाइनोमियल टू एनी गिवन पावर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली एक्स प्लस वाई की पावर एन का बेटा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब एन एक नेचुरल नंबर होता है। एन यदि नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर होता है तो उसका हम अलग से डिस्कशन करते हैं। तो इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है NC0, ये अपने को पता ही है बेटा, ये यहाँ पर है ना। तो बेसिकली आपको जनरल टर्म, ये जनरल टर्म होती है बेटा, TR+1। जनरल टर्म TR+1 इज NCR। याद करने के लिए बच्चों मैं बताता हूँ, बाद वाले की पावर आर, ये जो बाद वाला टर्म है ना y, इसकी पावर आर, पहले वाले की पावर n-r। इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म याद रखते हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन जनरल टर्म को टीआर से लिखते थे बच्चों। किससे लिखते थे? टीआर से। यहाँ हम जनरल टर्म को लिखेंगे TR+1 से। बेसिकली r=0 पर T0 होता है यदि TR लिखते तो, और r=0 पर पहला टर्म मिलता है हमें NC0 y की पावर 0 इसका। और टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं यहाँ पर, वो आपके n+1 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बच्चों? n+1 टर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक वेरी करती है। तो x प्लस वाई की होल पावर n में ये ध्यान रखना है कि इसका जनरल टर्म क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 तभी होंगे जब n आपका एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या क्या बात हमने ध्यान रखनी है यहाँ पर कि देयर आर द टोटल n+1 टर्म्स। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज दिस एंड द लास्ट टर्म इज दिस। द एक्सपोनेंट ऑफ x डिक्रीजेस एंड द y एक्सपोनेंट ऑफ y इंक्रीजेस। ठीक है, चलो बात ठीक है। तो एक्सपेंडिंग x प्लस वाई की पावर n, the binomial coefficients are simply the number of ways of choosing x from a number of brackets and y from the rest and the founding using the Pascal standard। बेसिकली यहाँ पर ये जो वन शॉट रिवीजन है हमारा, या थ्योरी रिवीजन सेशन है, इसके अंदर हम लोग ये बात करें भाई किस प्रकार से कोफिशिएंट आते हैं इसके। कोफिशिएंट देखो बेटा कैसे आते हैं, जैसे कि a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 4 है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या कहते हैं, आप इस प्रकार से चलते जाओ 1 2 1, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आया 3 1,
फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया 6 आ गया। मतलब इस प्रकार से कोफिशिएंट चलता जाता है, जितना टर्म होता है, केवल सिंगल हुआ तो ये आएगा, 2 हुआ तो ये, 3 हुआ तो ये, 4 हुआ तो ये, इस प्रकार से चलता जाएगा। जैसे a प्लस बी की पावर 4, तो पहला कोफिशिएंट होगा 1, दूसरा कोफिशिएंट होगा 4, तीसरा होगा 6, चौथा होगा 4, लास्ट होगा ये। अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अपन NCK, भाई NCR बोल दो, NCK बोल दो, है ना, बात बराबर ही होती है कि n में से k लोगों को सेलेक्ट करना, n चूज के, है ना, n में से r लोगों को सिलेक्ट करने के लिए NCR फॉर्मूला यूज में रहता है, उसका वैल्यू ये होता है। तो अपन वहां से भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब लेकिन बेटा देखो क्या होता है कि ये जो NCR के सिंबल्स हैं, एक तो ये वाला सिंबल है कि ये भी सिंबल है, ये दोनों NCR ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि NCR और NCN-R इक्वल होते हैं, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विडिस्टेंट टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो यदि कहीं पर क्वेश्चन में NCX बराबर NCY दिया हुआ हो, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, या तो x बराबर y होगा या इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। ये दो कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर बच्चों बना सकते हैं। दूसरा बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जेईई मेन में 2020 के अंदर भी इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, ठीक है। एक यदि कंजुगेटिव टर्म का रेशियो निकालें, लेकिन इसके अंदर देखो r के अंदर ही केवल डिफरेंस है, तो इसका रेशियो ये होता है, ये भी याद रखना है आपको। अब आपको देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, फोर्थ वाला, ये ऐसा है NCR, मतलब एक एक इंडेक्स को कम कर दिया आपने, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू n/r होती है, जो ज्यादा वाला है उसकी अपर इंडेक्स अपॉन लोअर इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखो, इसका प्रूफ इसी से होगा, फिफ्थ वाले का। इफ n एंड r आर द को प्राइम, यदि n और r को प्राइम है तो NCR इज डिविजिबल बाई n। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम बेटा, देखो n एंड r आर को प्राइम, तो बेटा मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। n और r यदि को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब उनके अलावा और कोई फैक्टर उनके अंदर नहीं आ रहा 1 के अलावा। तो n और r यदि को प्राइम है तो ये r n को तो डिवाइड करेगा नहीं भाई, r जो n जो है वो r को तो डिवाइड करेगा नहीं। तो और ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो इसको इंटीजर होने के लिए NCR को n से डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो n एंड r यदि को प्राइम होते हैं तो NCR जो होता है वो n से डिविजिबल होता है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट से ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, उसके बारे में यदि मैं बात करना चाहूं, तो जो जनरल टर्म होती है ना, वो होती है NCR y की पावर r x की पावर n माइनस r। मिडिल टर्म जो डिपेंड करती है कि भाई n की वैल्यू इवन है या ऑड है। n की वैल्यू लेट से इवन है, 10 है, तो टोटल टर्म होगी 11, तो मिडिल टर्म होगी 6 टर्म, तो वो अपन निकाल लेते हैं भाई। n यदि इवन है तो NC n/2, और यदि ऑड है तो 2 टर्म होती है मिडिल टर्म। भाई n की वैल्यू यदि 11 है तो टोटल टर्म 12 होती है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो मिडिल टर्म 2 आती है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। एक बच्चों बात आती है कि जो जो एक्सपेंशन है, इसकी जितने भी टर्म्स हमने लिख दी, उनकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए बच्चों आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। उसका फॉर्मूले को कैसे याद रखना है बेटा आपको, x प्लस a की पावर n के अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या करो आप, r निकालो। r का फॉर्मूला ये है, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई a, है ना। पहले x आएगा, पहले वाला x बाद वाला ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको m माननी है, क्या माननी है, m माननी है, ठीक है। m मान लिया आपने। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले को याद रखो, कहां से आया वो देखना है तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि m आपका इंटीजर होता है तो बच्चों कौन सी होती है, tm। m यदि इंटीजर होता है तो tm एंड tm प्लस 1 दोनों के दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं, ठीक है। और m का वैल्यू यदि इंटीजर नहीं आता, ये इसकी वैल्यू m है ना, इसकी वैल्यू m है, तो r लेस देन इक्वल टू m, तो अपने t gif ऑफ m प्लस 1, gif समझते हो ना, t gif ऑफ m प्लस 1, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। अपने को बस यदि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी न्यूमेरिकली निकालते हैं। फिर न्यूमेरिकली का मतलब होता है विदाउट साइन, है ना, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक का मतलब विद साइन, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है। तो यदि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट या लिस्ट टर्म पूछी जाती है तो पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लो, और उसकी हेल्प से वो जो टर्म आ रही है उनको लिखो और चेक करो कि वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि वो पॉजिटिव है तो वो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, और यदि वो नेगेटिव है वास्तविकता में तो वो क्या होगी, एल्जेब्रिकली लिस्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है।
मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट पूछता है या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक्सपेंशन लिख देते हैं, उसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म में एक्स की जो पावर आती है उसको जीरो के साथ कंपेयर कर देते हैं और वहां से अपन जनरल टर्म का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। देखो बच्चा, यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपेंशन पे, वो किस टाइप के बन सकते हैं, है ना। जैसे कि ऐसा दे सकता है कि 7 टू दी पावर n प्लस 5, ये तो प्रूव करने का क्वेश्चन है, लेकिन बोल दिया जाए कि 6 की पावर लेमडा से डिविजिबल है, तो लेमडा की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू बताइए, है ना। इसकी भाई ये हमेशा n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमेशा 6 की पावर लेमडा से डिविजिबल है, तो लेमडा की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू बताइए, लेमडा की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू बताइए, ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से। तो यदि ऐसा काम करवाए कि भाई लेमडा की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू बताइए जिसके लिए हमेशा इससे डिविजिबल हो, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी के रिमाइंडर के या फ्रैक्शनल पार्ट के बनते हैं ना। तो पहले मैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर एक्सप्लेन करता हूं, देन आई विल कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट थिंग, है ना। ठीक है बेटा, तो डिविजिबिलिटी वगैरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं ना, उसके जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे 6 से डिवाइड करना है तो 6 लैम्डा प्लस माइनस 1, इसका एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। चाहे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हो चाहे रिमाइंडर का क्वेश्चन हो, जिससे डिवाइड करना है उसका मल्टीपल प्लस माइनस 1 के एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। ये इसका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो बच्चों देखो 7 की पावर n है, तो उसको मैंने लिख दिया 6 प्लस 1, इसका एक्सपेंशन लगा दिया। तो यहां से देखो सारी टर्म 6 से डिविजिबल है, ये 5 और 1 मिलकर के भी 6 बन जाएंगे, तो ये भी 6 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल नंबर 6 से डिविजिबल आ गया। जैसे कि क्वेश्चन है कि 7 की पावर 81 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 7 की पावर 81, बच्चे बोलेंगे सर इसको 5 प्लस 2 लिख दो आप, तो बेटा 5 प्लस 2 में डील नहीं करना है, 5 प्लस 2 नहीं, आगे वाला जो टर्म है ना वो प्लस माइनस 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 7 तो है ही नहीं यार, 5 का मल्टी 5 प्लस माइनस 1 तो ही नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 49 की पावर 40 और एक 7 एक्स्ट्रा लगा दिया। 49 क्यों किया मैंने, ताकि मैं इसको 50 माइनस 1 की पावर 40 लिख पाऊं, तो ये 5 का मल्टीपल प्लस माइनस 1, 5 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप एक्सपेंशन लगाओ, तो एक्सपेंशन लगाने से आप बता सकते हो कि यहां से लेकर के यहां तक जितने भी टर्म्स है ये 50 के मल्टीपल है, 50 के मल्टीपल है अर्थात 5 के मल्टीपल है, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करके 7 आ गया, तो 5 का मल्टीपल प्लस 7। अब 7 को डिवाइड करोगे या 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं रिमाइंडर के। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर आपको बेटा 10 मतलब मल्टीपल ऑफ 10 प्लस माइनस 1 पे डील करते हैं। ठीक है, नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो अपने को इसको लिख लेना है 1 प्लस 0.1 और उसका एक्सपेंशन लगा देना है, दो टर्म लिख करके उसको कंपेयर कर लेना। तो बच्चों ये बात हो गई, इसके ऊपर क्वेश्चन सभी करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। और ये कुछ जनरल एक्सपेंशन से सीरीज के सम है बच्चों, इनको याद रखना है कि C0 C1 Cn, यहाँ पे CR का मतलब NCR होता है ना। तो यहाँ पर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने यूज में लिए हैं, ये 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसका वैल्यू ये होता है, यदि स्पेस दे दिया जाता है तो 2 की पावर n-1 होता है। ये प्रोडक्ट सीरीज है, इसकी वैल्यू 2n Cn होती है। प्रोडक्ट सीरीज में दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जैसे ये टर्म है, इसकी जनरल टर्म लिख देता हूं मैं ना, इसकी जनरल टर्म, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, NC समेशन k इक्वल टू ना, r तो फिक्स है, यहाँ पर r वेरी नहीं कर रहा, k वेरी कर रहा है ना, NC के, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के n-r तक। ठीक है, और NC r प्लस के, तो के 0 रखा तो CR, 1 रखा तो r प्लस 1, और जब मैं n-r रखूंगा तो ये Cn, ये बन गया। तो ये कंप्लीट सीरीज है या नहीं, इसके बाद कोई टर्म रख पाओगे नहीं, Cn के बाद कोई टर्म नहीं रख पाएंगे। तो इसका ब्रह्मास्त्र क्या है, अपर इंडेक्स का सम C लोअर इंडेक्स का सम, लेकिन लोअर इंडेक्स जो होनी चाहिए वो जो वेरी कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट आनी चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करने पे तो रायता फैल जा रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे तो क्या आ रहा है बेटा। तो अपन एक काम कर सकते हैं, एक जादू देखते हैं यहाँ पर बेटा, पहली टर्म को NC को NC n- के ले सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है NCR कलर्स के। अब बताओ अपर इंडेक्स का सम 2n, C लोअर इंडेक्स का सम, बताओ लोअर इंडेक्स का सम कितना आ रहा है बच्चों, n-r आ रहा है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला है। ऑल्दो प्रोडक्ट सीरीज जेईई मेन के अंदर नहीं पूछी जाती है बेटा, लेकिन हो सकता है कि पूछ लीजिए, सिलेबस के अंदर तो गिवन है, तो अपन ये ब्रह्मास्त्र लगा करके प्रोडक्ट सीरीज के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस के बारे में। ये एक्सपेंशंस वैसे तो हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सपेंशंस याद होनी चाहिए बच्चों। इनके ऊपर भी ये बताइए, जो सीरीज वाली जो प्रॉब्लम है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, इस प्रकार की देखो सीरीज आती है। जैसे कई बार क्या होता है, डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टोरियल के टर्म आ जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं भाई सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन सोल्व होगा। नहीं, जनरली वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक सीरीज वगैरह का क्वेश्चन होता है बेटा ना। तो ये ई की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, जैसे इसी में एक्स की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये आ जाएगा, ई बन जाएगा बेटा, ये है ना। और लॉगरिथमिक सीरीज ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता है। आपने फिजिक्स में याद भी किया होगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू ln 2 के इक्वल होती है ना, एक्स की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ln 1 माइनस एक्स। तो ये एक्सपेंशन हमें याद रहने चाहिए। ये जेई मेन के सिलेबस में है, सीरीज एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अब बच्चों, यदि n की वैल्यू, यदि कोई भी रियल नंबर होती है, अब मुझे इसको एक्सपेंड करना हो, इन जनरल यदि मैं एक्सपेंशन की बात करता हूँ, n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जाए, इवन n नेचुरल नंबर भी हो जाए, तो भी ये फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन काम करता है। तो आपको ये वाला एक्सपेंशन भी याद होना चाहिए, जब n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो बेटा ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग कई बार अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है कि x इज वेरी स्मॉल, तो x यदि वेरी स्मॉल होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सबको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और जब आप इनको नेग्लेक्ट करते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सबको, तो ये टर्म लगभग 1 प्लस एन एक्स बन जाती है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, इन्हीं एक्सपेंशन की हेल्प से, इनके एक्सपेंशंस देखो, ये एक्सपेंशंस बच्चों, आप इन सीरीज को एजीपी की तरह या जीपी की तरह सोल्व करते हो। ये जीपी है, ये जीपी है, तो जीपी का सम, और इनडायरेक्टली अपन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात और होती है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में एन एक नेचुरल नंबर लिया है ना, तो पावर नेगेटिव इंटीजर हो गई। पावर नेगेटिव इंटीजर हो गई तो इसका जो एक्सपेंशन होता है कुछ इस तरीके का आता है, 1 प्लस एन एक्स सोल्व करोगे तो, मतलब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो इसमें x की पावर इंक्रीज होती जाती है इसके एक्सपेंशन में। तो इसके एक्सपेंशन में कोई पूछ ले आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या होता है, तो उसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है बच्चों n प्लस आर माइनस वन सी आर। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, है ना, कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज n प्लस आर माइनस वन सी आर। इतनी सारी चीजें अपने को याद रखनी है। जब आप ये सारी चीजें बच्चों याद रखते हो तो आपका काम इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात, चले आगे। ठीक है। लास्ट पार्ट आता है बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम। वो भी मल्टीनोमियल थ्योरम भी मेंस के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनके वही बात है, यदि बन जाए तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, देखो बहुत सारे डेली टर्म्स होते हैं और उसकी पावर यदि एन होती है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये पावर एन जो होती है इनके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहले R1 पावर x1 को मिल गई, R2 पावर x2 को मिल गई, R के पावर x के को मिल गई, और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 सो ऑन फैक्टोरियल R के, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 अप टू फैक्टोरियल R, R की फैक्टोरियल R की। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर कि x1 प्लस x2 अप टू x3 एंड सो ऑन xk टू दी होल पावर n। ठीक है। यहाँ पर बच्चों मेरी बात करूँ कि भाई इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स होंगे, इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स होंगे, भाई इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स आते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मूला है n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ये वेगस थ्योरम भी होती है पीएनसी के अंदर। और इसका जो भी टर्म होता है उसका कोफिशिएंट इस प्रकार का होता है। जैसे कोई आपसे पूछे भाई इसका ये ऐसा टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगा कि नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, पावर जो 10 है, इनकी पावर देखो, इनकी पावर का सम 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बता ऐसा टर्म आ सकता है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो थ्योरी पार्ट इतना ही है बाइनोमियल का। जल्दी से 2020 जो जेई मेन के क्वेश्चंस थे उनको फोड़ते हैं, देखते हैं बच्चों की कितने क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पा रहे हो। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे सामने कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा।
देखो बच्चों क्वेश्चन को समझो। इफ द कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, बात समझी? तो कांस्टेंट टर्म तो जनरल टर्म लिखो यहाँ पर, टेन सी आर, बाद वाला है माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, इसकी पावर आर, पहले वाला क्या है रूट एक्स, इसकी पावर एन माइनस आर, ये आ बस। तो देखो टेन सी आर माइनस के की पावर आर, एक्स की पावर यहां से आ रही है माइनस का टू आर, और यहां से आ जाएगी टेन माइनस आर बाई टू, ये दोनों पावर ऐड हो गई एक्स की। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मेरे पास आंसर आ चुका है एक बच्चे का सी, थ्री आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है एक बच्चे का, करेक्ट आंसर है क्या? बाकी लोग बताइए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो ये देखो ये कितना आ रहा है, टेन माइनस आर बाई टू माइनस टू आर, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। टेन माइनस फाइव आर इक्वल टू जीरो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई, आ गई आर की वैल्यू टू। तो आर इक्वल टू टू पर, तो कांस्टेंट टर्म जो होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा तो ये होगा ना बेटा, टेन सी टू माइनस के का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 405। टेन सी टू की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, टेन इंटू नाइन बाई टू दैट इज 45 है ना। तो के स्क्वायर इक्वल टू 45, 405 अपॉन 45 दैट इज 9। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस थ्री। ठीक है बच्चों, हमें मोड के पूछा गया है ताकि आंसर कितना होगा? थ्री होगा। तो बच्चों बताओ, ये इसके जनरल टर्म का क्वेश्चन है या नहीं? भाई जनरल टर्म का क्वेश्चन बना कि नहीं बना, मेरे को जल्दी से बताओ। जनरल टर्म से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया कि नहीं किया? और आपका आंसर ये बन गया। चमका कि नहीं चमका? आप आगे नो बजिए। क्लियर? चलें आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी के केस में एक फ्रैक्शनल का क्वेश्चन भी बनता है। तो बेसिकली फ्रैक्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें रिमाइंडर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रिमाइंडर। भाई थ्री की पावर 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, वो न्यूमरेटर है, रिमाइंडर इज अ न्यूमरेटर, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, थ्री की पावर 200 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? दैट इज योर आंसर, मतलब न्यूमरेटर जो होगा ना आंसर का वो होगा। जिसने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा हुआ है तो उसको ये बात समझ में आ रही है, जिसने नहीं पढ़ा नहीं समझ में आ रही। तो कैसे करेंगे? 8 से डिविजिबिलिटी, तो थ्री थ्री एट के, एट का मल्टीपल प्लस माइनस वन होता है क्या? नहीं होता। एट प्लस माइनस फाइव लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। क्या करेंगे? थ्री का स्क्वायर कितना होता है? नाइन, तो थ्री की पावर 200 को लिखेंगे नाइन की पावर 100, और इसको लिखेंगे अपन एट प्लस वन की पावर 100। बेटा पावर यदि इवन होती है तो ये होता है एट लेमडा प्लस वन, चेक करो आप, एक्सपेंशन लगा दो, एट का मल्टीपल प्लस वन। यदि आप इसको वन से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? वन होगा। रिमाइंडर वन होगा, बेसिकली देखो क्या होता है बेटा, ये लेमडा प्लस वन बाई एट आता है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर वन आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, एक फंक्शन होता है, ये इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहता है कि ये वन बाई एट के ही इक्वल आएगा, तो आपका आंसर आ गया वन बाई एट, डी आंसर। समझा? तो वो रिमाइंडर न्यूमरेटर निकालना। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी होती है, याद करो फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस एम इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस एम इफ एम इज द इंटीजर, वो बाहर निकल जाता है, और यदि वो वन से छोटा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही होता है। चलो बच्चों, आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करते हैं। ये 5 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से फोड़ डालो।
क्या होगा आंसर? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट किसमें? इसमें। तो कई बार बच्चे सोचते हैं यार सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो बेटा इसके फैक्टराइजेशन कर लो, इसमें मल्टीनोमियल नहीं लगाना होता, मल्टीनोमियल नहीं लगाना होता, मल्टीनोमियल से परेशान हो जाओगे। इसके देखो फैक्टराइजेशन कर लो, 1 + x और एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + x, तो 1 + x²। ठीक है। अब x की पावर 4 कैसे आएगा? इसका कांस्टेंट टर्म 6c0, और इसमें x की पावर 4 कैसे आएगी? 6c2 से आ जाएगी। भाई इसका जो जनरल टर्म होगा वो तो ये होगा ना, 6c(r2), x की पावर 2r2, तो r2 2 पर ही x की पावर 4 बनता है। भाई इसके x की पावर 0 और इसमें x की पावर 4, इसमें x की पावर 1 तो इसमें x³ आएगी ही नहीं, इसमें x³ आएगा ही नहीं। फिर इसमें x² मतलब 6c2, तो इसमें r की वैल्यू 1, ताकि इसमें 6x²। इसमें x की पावर 4 दैट इज 6c4, और इसमें x की पावर 0 दैट इज 6c0। चमका कि नहीं चमका? 6c2 कितना होता है? 15, 15 इंटू 6, 6c4 भी 15 इंटू 1, तो 15 8 जा हो गया बेटे, तो 15 8 जा 120। चेक करो आंसर 120 आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? एवरीवन चेक इट आउट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाले मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करना होता है जेईई मेन में, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। चले, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेटा वही जनरल टर्म को ही बात आ रही है क्वेश्चन में, ठीक है भाई, जनरल टर्म की बात आ रही है। क्वेश्चन को करो क्या होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ना, फर्स्ट शिफ्ट में 5 सितंबर को। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इसकी जनरल टर्म लिखो। तो लिख दो फटाफट से। x की पावर 1 मतलब 22m माइनस mr माइनस 2r इक्वल टू 1। तो क्या होगा यहाँ पर? r का वैल्यू क्या आ रहा है? 22m माइनस 1 अपॉन m+2, ये आ रहा है r का वैल्यू। और कोफिशिएंट होगा 22cr, उसकी वैल्यू होगी 1540, है ना। अब यहां से r को एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, डायरेक्टली कुछ हिंट मिल जाता तो ज्यादा अच्छा हो रहता। अब देखो इसको m+2 से डिवाइड कर देते हैं। 22 टाइम्स m+2 44 माइनस 45, ठीक है। और m की वैल्यू भी बेटा भी पता ही है, नेचुरल नंबर m। तो r की जो वैल्यू आ रही है ना बेसिकली वो आ रही है 22 से कम होगी r की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है। 22 माइनस 45 अपॉन m+2, और r की वैल्यू इंटीजर भी होगी। तो बेसिकली m+2 जो होगा, m+2 जो होगा, m+2 वो 45 को डिवाइड कर रहा होगा। 45 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 3 3 5। तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? या 1 हो जाए ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए,
या m की वैल्यू 3 हो जाए ताकि 5 से कैंसिल हो जाए, या m की वैल्यू 13 हो जाए ताकि 15 से कैंसिल हो जाए, है ना। और क्या हो सकती है, 45 हो जाए तो 43 हो जाए, और 9 हो जाए, 7 हो जाए m की वैल्यू। 7 हो सकती है, नहीं हो सकती m की वैल्यू, हो सकती है। 13 हो सकती है, और कुछ हो सकती है क्या, बताओ जरा, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या इनकी एल से। भाई 45 के डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 1 तो होगा नहीं है, 3 होने के लिए 1 हो गया, 5 होने के लिए ये हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, और 45 हो गया। ठीक है, तो m की इन वैल्यू के लिए देखो, r की पॉसिबल वैल्यू देखें अपन, आपको यदि पूरा भाई जैसे r का वैल्यू देखो, m की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 45/33 15 हो गया, तो r की वैल्यू 7 आ रही है। तो क्या 22c7 1740 है क्या। अब देखो 501540 को 22 देखो, हमें पता है कि NC1 या NC2 भी हो तो 22 तो आएगा ही आएगा। तो ये 22 का फैक्टर है क्या इसमें, 22 है क्या इसमें, देखो 22 से डिवाइड करो, 22 7 जा 154 होता है कि नहीं होता, होता है, इंटू 70। है नहीं, मतलब एक 22 बच रहा है, तो आर की वैल्यू क्या लो बच्चों बताओ। m = 3 पर 5 हो गया तो 9, 22 में से 9 गया तो 13, 7 हो गया तो 17, 13 हो गया तो 15, 3 19, 43 हो गया तो 21, है ना। तो देखो अपन चेक कर लेते सारे केसेस, लास्ट से चलते हैं ना, लास्ट से। 22C21, ये तो 22 होता है, तो ये वाला केस तो हो गया रिजेक्ट। 22C19, इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमें कुछ आ सकता है, 22 × 20, 1 × 20 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो 6 से ये गया, ये 10 हुआ और ये 7 हुआ, देखो 22 × 70 आ गया, यही चाहिए था, तो ये आ रहा है अपना। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, m = 13। चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे बढ़े। तो देखो ये क्वेश्चन आया तो जनरल टर्म के ऊपर ही था, लेकिन थोड़ा सा और एक्सटेंडेड यूज बेसिक मैथमेटिक्स का हमें आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों कई बार पूछा जा चुका है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी यदि आप 11th क्लास का एनसीईआरटी सोल्व करोगे ना, तो स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, रेशियो 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का, यदि आपने सोल्व की हुई तो आप हाँ भर सकते हैं उसका, कि नहीं सर हमारी की हुई है सोल्व। तो बताइए क्या होगा इसमें।
हेलो दोस्तों, बताओ बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स। तो n+5 CR, n+5 CR+1। तो ऐसे कर ले अपन, CR-1 CR और n+5 CR+1, ऐसा मान ले 3 कंजुगेटिव टर्म्स। इनका जो रेशियो है ये क्या है, 5:10:14। 5:10:14। ठीक है, ये है। तो अब क्या आएगा, अपन कैसे सोल्व करें। आपको एक तरीका बताया था बेटा मैंने, NCR/NCR-1। आर में एक का डिफरेंस रहता है, तो ये होता है n-r+1/r। ठीक है, तो यहां पर भी अपन यही लगा सकते हैं कि भाई इस टर्म का और इस टर्म का रेशियो देखो, n+5 CR/n+5 CR-1, इसका वैल्यू है 10/5। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा n की जगह n+5, r की जगह r+1 अपॉन नीचे r, ये वाला आता है r, है ना, तो r, ये आ गया 2। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि n+6 = 3r। दूसरा, n+5 CR+1 अपॉन n+5 CR, इन दोनों कंजुगेटिव टर्म का रेशियो, दैट इज 14/10। ठीक है, तो दिस इज 5 टाइम्स, है ना, ये 7/5, तो 5 टाइम्स ये बनेगा n+5 माइनस r की जगह आ गया r+1+1, नीचे आएगा r+1, है ना, फॉर्मूले से, इज इक्वल टू 7। तो यहां से क्या बना आपका, 5 टाइम्स n+5 इक्वल टू 7r+7, और यहां से जो माइनस का 5r आएगा वो इधर आकर के 12r बना देगा। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को सोल्व करके आप r की वैल्यू निकाल लो, r और n की वैल्यू निकाल लो। चलो एवरीवन सॉल्व इट। 5n इक्वल टू 12r माइनस 18। ठीक है, तो 3r की वैल्यू डाल दो, 5n इक्वल टू 4 टाइम्स n+6 माइनस 18, तो n इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों। n इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, और n इक्वल टू 6 पे r की वैल्यू 4 आ रही है। चेक करो। तो बेटा ये जो एक्सपेंशन है ये हो गया अपना 1+x⁻11। 1+x⁻11 में लार्जेस्ट कोफिशिएंट, है ना, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट किसका होता है, मिडिल टर्म का। तो इसमें टोटल कितनी टर्म है, 12। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 11c6, है या नहीं, या 11c5, बातें की है। तो 11c5 11c6 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। लेट अस कैलकुलेट दिस, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इज 120। तो 8, है ना, जीरो से जीरो गया, एक बार काम खत्म करो,
तो 4 से 2 और ये 3, 3 से ये गया 3, तो 33 इंटू 14, 33 इंटू 14 कितना, 330, 66 इंटू 2, 66 इंटू 2, 66 इंटू 2 दैट इज द 132, तो 462 आ रहा है बेटा, आंसर इज 462, दैट इज डी। बच्चों मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मेरे को कि भैया अपन इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। करो अगला क्वेश्चन। चलो, क्या होगा सॉल्यूशन? बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? आर की वैल्यू 0 से है, 50C6, 49C6, 48C6 और 20 डालोगे तो 30C6। जब अपर इंडेक्स वेरी करता है, जब अपर इंडेक्स वेरी करता है तो उसका ब्रह्मास्त्र ये है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। बच्चे बोले सर यहाँ तो दो अपर इंडेक्स सेम की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो उसको क्रिएट कर दो, 30C7 ऐड कर दो और 30C7 सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों का सम, भाई इसकी पहले वाली टर्म रही होगी 31C6 है ना, तो इन दोनों का सम बन जाएगा 31C7, फिर ये बन जाएगा 32C7, ऐसे कंबाइंड होते जाएंगे और लास्ट में बन जाएगा ये 51C7, जिससे कंबाइंड हो रहा है उससे ज्यादा है ना, जिससे कंबाइंड हो 51C7, और यहाँ ये वाली टर्म बेचारी सब्ट्रैक्ट होती हुई रही, तो 30C7, 51C7 माइनस 30C7, तो आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर है ये? तो दिस इज द मेथड वन टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। मेथड टू इज द कोफिशिएंट मेथड। यहाँ पर देखो ये सारी टर्म्स जो है, यहाँ पे C6 की टर्म है, C6 की टर्म है सारी की सारी टर्म्स, तो C6 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 होता है। याद है कोफिशिएंट मेथड किस में से, 1 प्लस एक्स की पावर 50 में से, 1 प्लस एक्स की पावर 49 में से, कहां तक, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में से। ठीक है, इसमें से ये जीपी होती है, जीपी का सम निकाल दो, a इंटू आर की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बच्चों 21 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 21 माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वन, तो x बन गया। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और जो अपना कन्वेंशनल मेथड था वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आंसर सी आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बड़े, ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। आइडिया लग रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जेईई मेन में इस चैप्टर से आते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन यदि आपने कर लिए मेरे साथ साथ, तो मैं वादा है आपसे कि जे बाइनोमियल का क्वेश्चन आपका पक्का से सोल्व होने वाला है जेईई मेन एग्जाम।
बताओ क्या आंसर आ रहा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरीवन टेल मी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म ब्रह्मास्त्र लग रहा नहीं लग रहा हर प्रॉब्लम का। और ये तो मुझे यार मेरे नोट्स एग्जांपल नजर आ रहा है मेरे को तो। यदि आपने मेरे लेक्चर देखे तो मैंने शायद सेम डेटा का क्वेश्चन लिया हुआ है। सेम डेटा का क्वेश्चन पहले लिया हुआ है, याद करो आप। सेम डेटा। 9 CR -1/3 की पावर आर 3/2 की पावर, मतलब जेई मेन ने अपने नोट से क्वेश्चन चुरा लिया है ना। नोट से क्वेश्चन चुरा लिया जेई मेन वालों ने। 18 - 3 आर, आर की वैल्यू 6 आती है, याद करो। 18 - 3 आर को जीरो करोगे तो आर की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज T7 9C6 1/3 की पावर 6 3/2 की पावर 3। तो 9C6 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 6 है ना बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 क्यूब और 2 क्यूब है ना। तो 2 क्यूब बन गया 8, कैंसिल होगी, कहानी खत्म। 3 स्क्वायर से 3 बच गया, 9 कैंसिल है ना। तो दिस इज 7/18, याद करो 7/18 आंसर आया था। 7/18 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, करवा चुका हूं पहले। 7/18 आंसर आया था। समझ गया? डन। 7/18 तो है नहीं आंसर, अच्छा के है 18 के, दैट इज 7। आंसर इज सी। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो अगला क्वेश्चन फोड़ो जरा। ऐसा क्वेश्चन फोड़ो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, जल्दी से बता दो। क्या होगा सॉल्यूशन? जनरल टर्म NCR, किसी को याद हो तो ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में किया हुआ है। सेम क्वेश्चन। इंटीग्रल टर्म्स 33 है। तो क्या होगा? ये जो R/8 है ये इंटीजर होना चाहिए पहली बात तो R की पॉसिबल वैल्यू 0 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई। तो ऐसे कम से कम 33 टर्म्स। तो 33, 32 × 8 कितना होता है? 256। 32 क्यों किया? ये 33 टर्म्स हो गई। तो R की इन सभी वैल्यू के लिए, R की इन सभी वैल्यू के लिए यदि मैं n की वैल्यू 256 लेता हूं तो r की इन सभी वैल्यू के लिए इवन इंटीजर बन रहा नहीं बन रहा? इसको तो इवन होना ही काफी है, तो ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो भाई ये n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 256 होनी चाहिए, ताकि अपना काम बन जाएगा। समझिए ना। तो जब भी इंटीग्रल पावर का क्वेश्चन आए या इंटीग्रल टर्म्स का क्वेश्चन आए तो ये जो पावर बन रही है ना, ये पावर ये इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? चलो 2 सितंबर का क्वेश्चन करो जरा। ये थोड़ा सा इसमें मैक्सिमम मिनिमा इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था। बेसिक मैक्सिमम मिनिमा है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग अच्छे से फोड़ो क्वेश्चन को, करके बताओ कि कैसे करना है क्वेश्चन।
ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वही कहानी, 10 CR बीटा की पावर आर, एक्स की पावर माइनस आर बाई 6, अल्फा की पावर 10 माइनस आर, एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई 9, है ना। तो माइनस का आर बाई 6 प्लस 10 माइनस आर बाई 9, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वैल्यू ऑफ आर यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। 18 आएगा तो माइनस का 3R प्लस 20 माइनस 2R, 5R इक्वल टू 20, तो R की वैल्यू 4 आ रही है। 5R इक्वल टू 20, तो वैल्यू ऑफ R इज 24। ठीक है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए T5 टर्म होगा, बिकॉज ये TR प्लस 1 होता है। तो T5 इज 10C4 बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 6। तो बच्चों द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। अल्फा बीटा पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, और एक ऐसा रिलेशनशिप गिवन है, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है, तो AMGM के बारे में सोचें। तो अल्फा की पावर 6 कैसे बनेगा, अल्फा क्यूब की हेल्प से। अल्फा क्यूब के दो टुकड़े कर दें, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो सम अल्फा क्यूब ही रहा, और बीटा स्क्वायर को मैं भी दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, तो अल्फा की पावर 6 बाई 4 इंटू बीटा की 4 बाई 4, इसकी होल पावर 1 बाई 4। ये बात चमकी कि नहीं चमकी। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, तो इसका वैल्यू 4 बाई 4 1 हो गया। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 16। ये आया बेटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वो इसकी वैल्यू पूछी, इसकी मैक्सिमम, तो इसमें 10C4 भी होगा। तो 10K जो होगा ना, 10K दैट इज इक्वल टू 10C4 इंटू 16। अब 10C4 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इज 24 इंटू 16 इक्वल टू 10K, 10 से 10 गया, 8 3 जा और 3, तो K इक्वल टू 3 इंटू 21 इंटू 16, 21 इंटू 16, 21 10 जा तो 210 होता है, और 26 जा 126 होता है, ऐड कर दिया तो 336 आ गया। तो दैट इज डी ऑप्शन। कैलकुलेशन चमकी कि नहीं चमकी, कहीं पे किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो शेयर करो मेरे साथ। हो गया क्लियर, चलें आगे। तो आई होप बच्चों आपको इस सेशन से बाइनोमियल थ्योरम के रिवीजन की फील आ गई होगी, और यदि आपको ये फील आई तो बताइए हमें, और फिर मिलेंगे अगले सेशंस में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और जेई मेन और जेई एडवांस फोड़ते रहिए।